सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आप लोग के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 60 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपके राजन सीरीज में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 61 से देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा, जिन भी प्रशिक्षुओं ने, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। प्रतिद्वंदिता से आप क्या समझते हैं? आप देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है तो उसे हम प्रतिद्वंदिता या कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन का मतलब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आज का जो टाइम है वो कंपटीशन का ही है। हर व्यक्ति दूसरे से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति किसी समूह या किन्हीं व्यक्तियों में आगे निकलने की कोशिश करता है, श्रेष्ठ बनने की कोशिश करता है। यही क्या है? प्रतिद्वंदिता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, सीखने में पठार के दो प्रमुख कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सीखने में पठार के कारण क्या होते हैं? सीखने का पठार का मतलब क्या होता है? क्लास थर्ड में बच्चे ने एडमिशन कराया, आप उसको बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो बहुत मन से पढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे को आप कितना भी सिखाने की कोशिश करें वो सीख नहीं पाता है। यानी कि यहाँ पर एक पठार आ जाता है कुछ दिनों के लिए। आप ये कह सकते हैं बच्चा बीमार है या मानसिक कारणों की वजह से, या फिर वह स्वस्थ नहीं है, या फिर उसके अंदर अभी प्रेरणा की कमी हो गई जिसके कारण वह सीखना नहीं चाह रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए सीखने के पठार के कारणों में देखिए अभिप्रेरणा का अभाव, यानी कि उसके अंदर अभिप्रेरणा नहीं है सीखने की, या अभ्यास का अभाव यानी कि वह प्रैक्टिस नहीं करता। इसके अलावा हो सकता है उसे किसी प्रकार ऐसे कोई दबाव, या कह सकते हैं कि मानसिक रूप से वो बीमार हो या शारीरिक रूप से उसका स्वास्थ्य ना सही हो। यह भी रीजन हो सकता है सीखने के पठार के कारणों में। फिर देखिए अब इसको दूर कैसे हम कर सकते हैं? तो विभिन्न साधनों से हम क्या करेंगे? बच्चे को अभिप्रेरणा देंगे, उसे हम मोटिवेट करेंगे, विभिन्न प्रकार की कहानियां सुना करके बच्चे को मोटिवेट करेंगे कि वह फिर से सीखना शुरू कर दे, यानी कि फिर से उसका ग्राफ उठना शुरू हो जाए। शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करने के उपाय करेंगे, यानी कि अगर बच्चा शारीरिक रूप से थका हुआ है, मानसिक रूप से थका हुआ है, तो उसके थकान को दूर हम कैसे करेंगे? उसे विभिन्न प्रकार के इंटरेस्टिंग चीजें करा करके, एक्टिविटी करा करके। फिर आदतों को सुधारने का प्रयास करना, यानी कि उसके आदतों को सुधारने का हम प्रयास भी करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? कल्पना शक्ति का विकास यानी कि बच्चों के अंदर सोचने की शक्ति कैसे विकसित कर सकते हैं? तो सबसे सही तरीका है भाषा ज्ञान का विकास करके। जब बच्चे का भाषा ज्ञान अच्छा होगा, यानी कि उसे अपनी भाषा में ढेर सारे, जब उसके पास शब्द भंडार होगा तभी वह सोच पाएगा। तो इसीलिए बच्चों के अंदर शब्द भंडार विकसित करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखते हो छोटे क्लास के बच्चों को हम छोटी छोटी चीजें याद करवाते हैं, बच्चों को प्लांट्स के नेम, बच्चों को फ्रूट्स के नेम, इसके अलावा वेजिटेबल्स के नेम, जानवरों के नाम। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बच्चों के दिमाग में क्या करते हैं, शब्दों को कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा कहानियां और कथाएं सुना करके भी, यानी कि बच्चों को हम स्टोरी सुना करके भी क्या करते हैं, उनके कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। फिर है थॉर्नडाइक ने मुख्य कितने नियम दिए हैं? तो आपको पता है थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है 3, जिन्होंने भी मेरी पूरी क्लास की है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया की, उन सभी बच्चों को अच्छे से पता होगा कि थॉर्नडाइक के सीखने के जो मुख्य नियम है वो कौन कौन से हैं। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। इसके अलावा 5 गौड़ नियम भी दिए हैं थॉर्नडाइक ने, याद रखिएगा। ये मुख्य नियम है और ये 5 गौड़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां कौन कौन है? तो अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियों में यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला है करके सीखना और दूसरा है अनुकरण द्वारा सीखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, रुचि एवं ध्यान में क्या संबंध है? रुचि और ध्यान में क्या? रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट और ध्यान का मतलब होता है अटेंशन। तो रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यान पूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। अगर हमारा मैथ पढ़ने का मन है तभी उसमें हमें रुचि होगी और तभी हम ध्यान लगा पाएंगे। अगर इस विषय को पढ़ने में रुचि नहीं, तो ना तो ध्यान लगेगा ना तो मन लगेगा। तो इसलिए रुचि और ध्यान क्या है? एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियों में वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि और
प्रक्षेपण विधियां हैं। ये सारी विधियां मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, स्मृति या स्मरण का क्या मतलब होता है? तो सामान्य तौर पर स्मृति का मतलब होता है याद रखना। वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही क्या होती है? स्मृति होती है। क्या होती है? स्मृति होती है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं, वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। तो वृद्धि एवं विकास से संबंधित दो प्रमुख कारक हैं, बालक का भोजन और दूसरा है लैंगिक अंतर। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं, चिंतन क्या है? चिंतन से आस है। चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। इंसान चिंतन का मतलब होता है कोई हमारे पास कोई समस्या आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है और उसका हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो वह कब तक चिंतन हमारा तब तक होता रहेगा जब तक हमारी वो समस्या समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक चलता रहता है। आमतौर पर हम चिंतन को सीखना भी कहते हैं। चिंतन व्यक्ति का प्रतीकात्मक व्यवहार होता है। चिंतन के विकास हेतु बच्चों में करके सीखने की क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। गिलफोर्ड ने कहा है, चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रतिस्थापन से संबंधित होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं, कल्पना क्या है? दोस्तों ये जो लाइन है यहाँ पर जो मैकडूगल ने कही है, कल्पना क्या है, कल्पना की परिभाषा उन्होंने बताई है। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है, यानी कि बच्चे के भाषा का विकास जितना होगा उसके सोचने समझने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं, तर्क क्या है? तर्क से आशय। तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार मन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन और तर्क करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती जाती है। तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क की क्षमता बढ़ती है। चिंतन प्रथम सोपान है, उससे जुड़ा तर्क दूसरा सोपान है और 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता सभी बच्चों में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? तो यह परिभाषा है एनास्टासी की। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं, बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। जैसे बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं। बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उनका वंशानुक्रम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं दोस्तों, बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। बालक के निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। उत्तम वातावरण का मतलब क्या है? एक बच्चा जो जंगल में रह रहा है, एक बच्चा जो स्कूल में आ रहा है, समाज में रह रहा है, तो दोनों बच्चों में कितना अंतर होगा? एक बच्चा है जो समाज में रह रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, दूसरा बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ जंगल में रह रहा है, वो शिकार कर रहा है अपने माता पिता के साथ, जो भी चीजें कर रहा है, उस बच्चे के चिंतन शक्ति में और जो बच्चा पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, उसके चिंतन शक्ति में क्या होगा? बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा। तो इस तरीके से वातावरण, जो उसके आसपास का वातावरण है बच्चे के, वह कैसा है? अगर वह उत्तम है तो उसकी बुद्धि लब्धि भी अच्छी होगी, अगर वह उत्तम नहीं है तो उसकी बुद्धि लब्धि भी उतनी अच्छी नहीं होगी। व्यक्तित्व पर, अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। ये तो आप लोगों को बताने की ही जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। अगर हमारे आसपास का वातावरण अच्छा है तो उससे क्या होगा? हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा और हमारा व्यक्तित्व भी अलग दिखेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में आप देखिए, आत्मसम्मान की भावना होती है। बच्चों को के अंदर ये कूट कूट के भरी होती है। वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई डांट दे या उन्हें कोई किसी बात पर समझाए। उन्हें लगता है कि वही श्रेष्ठ है और वो जो कहते हैं वो सही है। काम भावना की परिपक्वता होती है किशोरावस्था में और धार्मिक भावों का उदय होता है। इसके अलावा अपराध प्रवृत्ति की तरफ भी बच्चे बढ़ते हैं। वीर पूजा, यानी कि जो उनके आइडल हैं, जिनको भी वो मानते हैं, उनकी तरफ क्या करते हैं? वो बिल्कुल जैसे वो कपड़े पहनने से, अगर किसी ने अपने आइडल किसी हीरो हीरोइन को बना लिया तो वह उन्हीं की तरह कपड़े पहनेंगे, उन्हीं की तरह हेयर स्टाइल करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी बच्चे का रोल मॉडल कोई
सैनिक है या फिर कहें कोई सेना में है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्मी में है, उसको अगर वो देख करके बच्चा, किशोरावस्था का बच्चा जो है वो उसको देखता है उस तरीके से, तो उस तरीके से बनने की कोशिश करता है, उस तरीके की सोचता है कि मैं भी बड़ा होऊंगा तो मैं भी इसी तरीके से सेना में जाऊंगा और ऐसे ही वर्दी पहनूंगा या ऐसे ही यूनिफॉर्म पहन के आऊंगा। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर ये सब जो भावना होती है वो किशोरावस्था में आ जाती है। इसके अलावा देशभक्ति की भावना भी प्रबल होती है बच्चों के अंदर किशोरावस्था में। तो ये किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, पेस्टालॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। तो घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है। तो यहाँ पर आप घर की जगह पर परिवार कह सकते हैं। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और क्या है, बालक की प्रथम पाठशाला है। तो घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और जो परिवार है वो क्या है, बालक की प्रथम पाठशाला है। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के नाम लिखिए। तो व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों में है वंशानुक्रम, वातावरण, सामवेगिक तनाव, समाजीकरण और शारीरिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं, रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो रुचि की दो विशेषताओं में देखिए, रुचि ज्ञान पर आधारित होती है और रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, अभिप्रेरणा को परिभाषित करिए। तो अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। यह अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन का ही क्या है, हिंदी रूपांतरण है। तो अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता व्यक्त होती है। अभिप्रेरणा अधिगम या सीखने का सहायक अंग है। जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है। आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। इसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक समझा जाता है, जिससे बाल केंद्रित हित शिक्षा की व्यवस्था सफलता पूर्वक की जा सके। अब इसको आप आसानी से समझिए कि बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आज के समय की जो शिक्षा है वो क्या है, बाल केंद्रित है। यानी कि बच्चे को ध्यान में रख करके ही हम उसका सिलेबस बनाएंगे। वह किस क्लास में पहुंचा, वो कितना सोच समझ सकता है, उसी के अनुसार उसका हम सिलेबस बना रहे हैं, उसी के अनुसार उसको हम पढ़ा रहे हैं। उसकी जो रुचि है बच्चे की, उसकी रुचि के अनुसार विषयों को हम उसको पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बालक की रुचियों को हम ध्यान में रखते हैं, बालक की सोचने समझने की क्षमता को ध्यान में रख करके बच्चे को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से जो बाल मनोविज्ञान है यह क्या होती है, एक तरीके से कह सकते हैं कि इसीलिए बाल मनोविज्ञान की शिक्षा हर एक शिक्षक को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान यही बताता है कि जो आज की शिक्षा है उसे हमने क्या कहा है, उसे हमने बाल केंद्रित शिक्षा कहा। बालक को ध्यान में रख करके ही हमें शिक्षा देना है। बालक के मनोविज्ञान को भी हमें समझना है कि बालक वाकई में किस विषय में इंटरेस्टेड है और किस तरीके से वो पढ़ना चाहता है। तो इसीलिए मनोविज्ञान की बहुत आवश्यकता है आज के समय में, इसीलिए हर शिक्षक को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और चूंकि आप लोग भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग के सिलेबस में बाल मनोविज्ञान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार होता है। तो इसे हम कहते हैं साक्षात्कार विधि। क्वेश्चन नंबर 83 है, वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट करिए। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या है, वंशानुक्रम है। रूथ बेंडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, अभ्यास और खेलकूद, इसके अलावा निद्रा और विश्राम। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं, प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं। तो संवेग जो प्रमुख यहाँ पर पूछा है इसलिए प्रमुख होते हैं 3, क्रोध, भय और प्रेम। और मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, ये कभी मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि यह बार बार यूपी टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु क्या है। तो शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, और जो किशोरावस्था है वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 90 है अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो अधिगम सीखने तथा सिखाने की क्या है? सतत प्रक्रिया। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। 2019 में देखिए पूछा गया है। और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही क्या है? अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 91 है वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सामान्य रूप से वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। तो वातावरण का मतलब हमारा घर परिवार, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारा स्कूल, हमारे टीचर्स, यानी कि जो भी हमें प्रभावित करते हैं हमारे आसपास के वातावरण में, वो क्या है? एक तरीके से हमें प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर यह प्रयोग किया था। तो पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और फिर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं स्मृति किसे कहते हैं? सीखे हुए ध्यान को धारण करना ही स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 94 है कोहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 95 है थार्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है पाउलो ने सीखने का कौन सिद्धांत दिया? तो पाउलो ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया। और पाउलो के सिद्धांत को आपको पता है इसे हम क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो अधिगम का सिद्धांत था सीखने का वह पाउलो ने ही दिया था, इसलिए इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है स्किनर के सीखने के सिद्धांत का नाम बताइए। तो स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं अवधान क्या है? तो चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है। क्वेश्चन नंबर 99 है बुद्धि परीक्षण क्या है? तो बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 100 है चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। क्वेश्चन नंबर 101 है तर्क किसे कहते हैं? उद्देश्यों या लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है कल्पना किसे कहते हैं? तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। क्वेश्चन नंबर 103 है स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। तो सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान करना। 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 104 है क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा बॉक्स निर्माण किस विकास अवस्था में होता है? तो ये होता है भाषा विकास की शैशवावस्था में। 2015 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 105 है अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धिमापन किस परीक्षण से करते हैं? तो अशिक्षित लोगों के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। अशाब्दिक मतलब जिसमें शब्द नहीं हो, यानी कि जिसमें शब्द नहीं लिखने हो। ये ऐसे लोगों के लिए जिनको कुछ बना करके दिखाना रहता है या कुछ किस प्रकार की आकृति बना देते हैं लेकिन उन्हें लिखना नहीं पड़ता, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अशिक्षित लोगों के लिए हम अशाब्दिक परीक्षण, अशिक्षित अशाब्दिक, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इस तरीके से आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है कॉलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो व्यक्तित्व नहीं बल्कि यहाँ पर सीखने का सिद्धांत दिया था कॉलर ने। तो सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने वन मानुस पर किया था जिसका नाम क्या था? सुल्तान था, या चिंपैंजी पर किया था कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था माना? तो बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था माना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इनकी कई बार पूछी गई है यूपी टेट में। क्वेश्चन नंबर 108 है हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया, अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत दिया था, ये सब हल ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 109 है गुथरी का सीखने का सिद्धांत है? तो यह है समीपता का सिद्धांत। गुथरी का सिद्धांत समीपता का सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका? तो यह है जीन पियाजे का। क्वेश्चन नंबर 111 है सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? ये किया था वाइगोत्स्की ने।
क्वेश्चन नंबर 112 है, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, कहलाता है, तो यह है रुचि। जब हम किसी विषय में हमने ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे क्या होता है, जब हमें किसी चीज पर हमने ध्यान दिया तो वह सब्जेक्ट हमें अच्छा लगने लगता है, वह वस्तु हमें अच्छी लगने लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पर यही बात कही गई है कि हम क्या करते हैं, पहली बार क्या करते हैं, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और फिर उसमें उसका लगाव हो जाता है, रुचि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 113 है, जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसी की तरह सीखता है, तो यह सीखने की कौन सी विधि है, निरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 114 पर आते हैं, अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज सीख लेता है, तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आती है, तो यह है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। कई बार अभ्यास करने पर ही क्या करती है बिल्ली, उसको खाना मिल जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में यही बताया गया था, तो इसे हम कहते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्तों, आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, सारी क्लासेस की लिंक मिल जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर के, आप लोग सारे के सारे क्लासेस को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसी के सामने थोड़ा भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्रावित करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की या बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो यह है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और इसको दिया था पाउलो ने। क्वेश्चन नंबर 116 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उपक्रियाओं में किया है, तो पहला है आत्मसातकरण और दूसरा है व्यवस्थापन। क्वेश्चन नंबर 117 है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या है, तो आपने देखा अभी चार की चारों अवस्थाएं देखी हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सबसे लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी यहाँ पर पूछी गई है, यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 119 पर आते हैं, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विधाओं में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया है, तो पहली है विषय वस्तु, दूसरी है संक्रिया और तीसरा है उत्पाद, और इसे ही हम कहते हैं गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 120 है, युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया, तो इन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी का मतलब ऐसा बच्चा जो सिर्फ खुद में ही रहता हो, खुद के मतलब वो ऐसा है कि वो उतना घुल मिल नहीं पाता अपने दोस्तों में या अपने टीचर से खुल करके अपनी बातों को नहीं बता पाता है। और जो बहिर्मुखी बच्चा होता है ये हमेशा बोलता रहेगा, अपने परिवार में भी सबसे अपनी बातों को बताएगा। और जैसे कि नेता होते हैं वो उनका काम ही होता है बोलना, जैसे कि शिक्षक है उसका काम ही है बोलना, तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। और अंतर्मुखी लोग अपनी बातों को कह नहीं पाते दूसरों से आसानी से। और जो उभयमुखी होते हैं इनके अंदर दोनों के गुण होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 पर आते हैं, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित तथा व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है वह तर्क कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 122 है, बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है, क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 123 है, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है सीखने का वक्र या लर्निंग कर्व। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे लघुत्तरी क्वेश्चंस को खत्म कर लिया। मैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस को भी आप लोगों को पढ़ा दूंगी हर एक विषय का इस तरीके से, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो पाए और आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान बगल में होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज आए और बिना मिस के सारे वीडियोस को हमारे से देखते रहे।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। अपने खास मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा और जो भी डाउट हो आप जरूर कमेंट करिएगा और लगातार ऐसे चैनल से बने रहिए। और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सारे वीडियोस की लिंक मिल जाती है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखिए और फर्स्ट सेमेस्टर के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। चैनल से बने रहिए दोस्तों।